इसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, शॉर्ट में इसको पीकेयू बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो मेंडलीय विकार के अंदर ये आती है, जीन के अंदर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होगी। और ये ऑटोसोम से जुड़ी हुई बीमारी, ऑटोसोम या फिर हम बोल सकते हैं अलिंगीय गुणसूत्र। ये जो बीमारी है अलिंगीय गुणसूत्र या अलिंगीय को ही बोला जाता है ऑटोसोम, ऑटोसोम से रिलेटेड बीमारी होती है। अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ी हुई या ऑटोसोम से रिलेटेड ये बीमारी है। अलिंगीय गुणसूत्र में भी ये जो डिजीज है गुणसूत्र संख्या 12 से रिलेटेड होती है। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, गुणसूत्र मिल रहे हैं, उनमें गुणसूत्र नंबर 12 से जुड़ी हुई ये बीमारी है या डिजीज है। और इसका जो जीन है अप्रभावी होता है। इसका जो जीन है वो कैसा होगा, अप्रभावी। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये बीमारी एक प्रकार का अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण का मतलब है जब इसका जीन समयुग्मजीय अवस्था में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। विषम युग्मजीय अवस्था में होगा तो ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय मैंने पहले बताया, जैसे कंडीशन है हमारे पास जीन की, स्मॉल टी टी ये समयुग्मजीय है, कैपिटल टी टी समयुग्मजीय है। यदि और ये इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होती है, विषम युग्मजीय अवस्था। जब इसका जीन समयुग्मजीय होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। यदि इसका जीन समयुग्मजीय अवस्था में नहीं होगा तो ये जीन जो है वो अपना क्या नहीं दिखा पाता, इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। अलिंगीय गुणसूत्र से रिलेटेड बीमारी है, गुणसूत्र नंबर 12 से रिलेटेड बीमारी है, अप्रभावी लक्षण है, यह रोग एक प्रकार का अप्रभावी लक्षण होता है, रेसेसिव कैरेक्टर है। जब ये समयुग्मजीय होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब होता क्या है इस डिजीज के अंदर, नॉर्मल जो ह्यूमन है, सामान्य जो मनुष्य है, उसके शरीर के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से एक अमीनो अम्ल बनता है, फिनाइल एलेनिन। यानी हमारे शरीर में एक अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन। इस फिनाइल एलेनिन को सामान्य व्यक्ति के शरीर में टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदला जाता है। इसको टाइरोसिन अमीनो एसिड के अंदर चेंज किया जाता है। तो शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती है, उपापचयी क्रियाएं चलती है, उनमें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल बनेगा। इस फिनाइल एलेनिन को टाइरोसिन अमीनो अम्ल के अंदर बदला जाएगा। तो इसमें बदलने में एक एंजाइम सहायक होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। नॉर्मल पर्सन में ये होगा, फिनाइल एलेनिन बना, उसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन अमीनो अम्ल के अंदर चेंज कर दे। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी है उसके अंदर क्या होगा, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टाइरोसिन अमीनो एसिड में, टाइरोसिन अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। पीकेयू बीमारी जिसके अंदर होगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी जिसके अंदर होगी, उस व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जब फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन में नहीं बदला राकेश, जाएगा। हाँ, जब फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में नहीं बदला जाएगा तो ये फिनाइल एलेनिन शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो इसको बदलने वाला एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर क्या होगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। जब शरीर में ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड इकट्ठा होगा तो शरीर में इस फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को फिनाइल पाइरुविक अम्ल के अंदर बदल दिया जाता है।
यानी सामान्य व्यक्ति के अंदर तो क्या हो रहा था, सामान्य व्यक्ति में, ये किसके अंदर था, सामान्य व्यक्ति में, नॉर्मल जो ह्यूमन है उसके अंदर ये हो रहा है। उसमें तो फिनाइल एलेनिन को किसके अंदर बदला जा रहा है, टायरोसिन, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जिस व्यक्ति में पीकेयू बीमारी होगी उसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम एब्सेंट होगा। एंजाइम एब्सेंट होगा तो फिनाइल एलेनिन शरीर में इकट्ठा होगा, शरीर में इकट्ठा होगा तो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को बदला जाएगा फिनाइल पायरुबिक अम्ल के अंदर। अब ये जो फिनाइल पायरुबिक अम्ल है, ये फिनाइल पायरुबिक अम्ल जब शरीर में इकट्ठा होगा तो रक्त में होगा। रक्त में इकट्ठा है इसलिए ये रक्त के माध्यम से मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, या इसको बोलते हैं अपन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। यानी शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल इकट्ठा हुआ, शरीर में जब ये इकट्ठा हुआ तो ये फिनाइल पायरुबिक अम्ल में बदला। फिनाइल पायरुबिक अम्ल जब हमारे ब्लड के अंदर है तो ब्लड के माध्यम से ये कहाँ पर चला जाएगा, जो मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या लिक्विड पाया जा रहा है, CSF, जो मस्तिष्क में मिलता है, मेरुरज्जु में मिलता है, वो एक तरह का लिक्विड या पदार्थ है, तरल। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव उसको बोला जाता है, तो उसके अंदर ये जाएगा। जब ये फिनाइल पायरुविक अम्ल मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में पहुंच जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इस प्रकार के व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ जाती है। जब ब्रेन के अंदर ये पहुंचेगा तो ब्रेन के अंदर पहुंचकर ये उस व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या कर देगा, दुर्बल, उसका ब्रेन सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पहला लक्षण तो इसमें ये दिखेगा, इसके अलावा पैरों की पेशियां, जो हमारे पैर हैं उन पैरों की पेशियों में भी ये जमा होगा, पैरों की पेशियां कमजोर हो जाएंगी। और उपास्थियां कमजोर हो जाती है, उपास्थियों में भी ये जमा होगा, पैरों की पेशियां व उपास्थियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। दो तरह के इफेक्ट ये डालेगा, मानसिक दुर्बलता उत्पन्न करेगा व्यक्ति के अंदर, और पैरों की जो पेशियां और उपास्थियां हैं उनको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। और जनरली ये नवजात बच्चे के अंदर होने वाली बीमारी, यानी जो बच्चा पैदा होता है ना उसके अंदर उसी टाइम पर ये बीमारी जो उत्पन्न हो जाती है, होती क्यों है, अलिंगीय गुणसूत्र 12 पर या ऑटोसोम 12 पर जीन के अंदर चेंज हो जाता है, जीन बदल जाता है, उसके कारण ये इफेक्ट या प्रभाव हमको दिखाई देता है। और इस तरह के बच्चे जिनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, जिन बच्चों में ये बीमारी पाई जाएगी उन बच्चों को बोला जाता है फिनाइल एलेनिन जड़ बुद्धि। ऐसे बच्चे जिनमें ये बीमारी मिलेगी उन बच्चों को बोला जाएगा फिनाइल एलेनिन जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, अभी मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है ना ये, इसलिए इस प्रकार के बच्चे जिनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है उन्हें फिनाइल एलेनिन जड़ बुद्धि के नाम से जाना जाता है। फिर हमने मेंडलीय विकार के अंदर तीसरी डिजीज को पढ़ा है, पहली डिजीज जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी हीमोफीलिया, दूसरी डिजीज पढ़ी थी दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, तीसरी जो डिजीज अभी हमने पढ़ी है फिनाइल कीटोन्यूरिया, शॉर्ट में इसे किस नाम से जाना जाता है, PKU के नाम से इसे जाना जाता है। अब एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU जो है एलिंगीय गुणसूत्र ऑटोसोम 12 से जुड़ी हुई बीमारी है, अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन में या समयुग्मजी अवस्था में ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। नॉर्मल जो ह्यूमन है उसके अंदर फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदला जाता है, टाइरोसिन का यूज हमारी बॉडी और डिफरेंट वर्क में कर लेती है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन में बदलने वाला एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जिस व्यक्ति में ये PKU बीमारी होगी उसमें ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होगा, फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या होता है, अनुपस्थित, ये एंजाइम पाया ही नहीं जाता है।
फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में नहीं बदल पाएगा, ये हमारे शरीर में इकट्ठा होगा। शरीर में इकट्ठा होने पर फिनाइल पायरोबिक अम्ल बनाएगा। ये फिनाइल पायरोबिक अम्ल रक्त में रहेगा, रक्त के साथ मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या सीएसएफ में, पैरों में, उपास्थियों में चला जाएगा। मस्तिष्क में जब ये जाएगा तो इसके कारण मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होगी। तो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। पैरों की पेशियां कमजोर हो जाती है, मसल्स और उपास्थियां जो होती है वो भी बॉडी की क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस डिजीज को हम पीकेयू या फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीन विकार या रोग या डिजीज पड़ी है वो मेंडलीय विकार है। यहाँ जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा था या उत्परिवर्तन हो रहा था, इसलिए बीमारियां उत्पन्न हो रही थी। अब जब हमने विकार स्टार्ट किए थे, मैंने बताया था विकार दो तरह के होते हैं, एक मेंडलीय विकार और दूसरे टाइप के जो विकार मैंने बताए थे वो थे गुणसूत्रीय विकार। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ना है। अभी जो ऊपर पढ़ा था ना वो जीन में उत्परिवर्तन के कारण हो रहा था, केवल एक सिंगल जीन बदला उसके कारण हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होगा। अब गुणसूत्रीय विकार की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विकार, असामान्य विन्यास के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यानी ये विकार क्यों उत्पन्न होते हैं, एक या एक से अधिक गुणसूत्र की अनुपस्थिति। पहला रीजन तो क्या है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र यदि बॉडी में एब्सेंट है, गुणसूत्र की अनुपस्थिति, तो उसके कारण गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाएंगे। सेकंड, एक या एक से अधिक गुणसूत्र की अधिकता। सेकंड इसका रीजन है एक या एक से अधिक गुणसूत्र की अधिकता। यदि शरीर में एक या एक से अधिक गुणसूत्र अधिक हो गया तो उसके कारण भी ये डिजीज या विकार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा असामान्य गुणसूत्रीय विन्यास, असामान्य गुणसूत्रीय विन्यास, यानी गुणसूत्र का जो लगे रहने का क्रम है, गुणसूत्र का पाए जाने का क्रम है, उसके अंदर कोई असामान्यता आ जाती है तो उसके कारण भी गुणसूत्रीय विकार जो है वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो तीन रीजन है जिनके कारण गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो तीन रीजन से याद रखने, सिंपल सा ये है, क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ, एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा तो होगी डिजीज, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम बढ़ गया तो भी डिजीज बीमारी हो सकती है। गुणसूत्रों का क्रम या विन्यास यदि चेंज हो गया तो भी डिजीज या बीमारी प्रोड्यूस हो सकती है। इन तीनों कारणों से जो विकार या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, उत्पन्न होंगे, उन्हें गुणसूत्रीय विकार के नाम से जाना जाता है। अब किसी भी जीव में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो या वृद्धि हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या जीव है, उसके अंदर एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता होने की कंडीशन को बोला जाता है असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी। किसी भी जीव के अंदर एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता होगी तो उसे एन्यूप्लॉइडी
एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता के नाम से उसको जाना जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता हुई तो उसे एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता कहते हैं, चाहे बढ़े या घटे, उस कंडीशन को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता। और इसका एग्जाम्पल जैसे समझे, एक डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल समझने के लिए गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक डिजीज या बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये गुणसूत्रीय विकार के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, 21वें जोड़ी जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, टोटल पाए जा रहे हैं हमारे अंदर 23 जोड़ी, या इन्हीं को हम बोल देते हैं 46 गुणसूत्र। तो इनमें से 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, उन 21वें जोड़ी गुणसूत्र में वैसे ये पाए जा रहे हैं दो, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी गुणसूत्र दो की जगह तीन हो जाते हैं। यानी इसके अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, तो 21वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जा रहा है वो दो की जगह पर तीन हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति में 21वां जोड़ी गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन हो जाता है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी डाउन सिंड्रोम कहलाती है। और इसमें गुणसूत्र के अंदर चेंज हुआ, गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हुई है इसलिए बीमारी हुई है, इसलिए गुणसूत्रीय विकार के अंदर आती है। इसी तरह से एक डिजीज है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो डिजीज है, इसके अंदर क्या होगा, जो फीमेल है उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी मादा में या फीमेल में, मादा में एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा। नॉर्मली फीमेल में क्या पाया जा रहे हैं, फीमेल का गुणसूत्रीय प्रारूप है 44 प्लस एक्स एक्स, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम 46। इस डिजीज के अंदर क्या होगा, 44 प्लस एक्स, एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा, उस फीमेल में गुणसूत्र रह जाएंगे 45। और जब फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए, तो उसके कारण जो उत्पन्न डिजीज है, उस डिजीज को या बीमारी को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। जब मादा में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, मेल के अंदर नहीं होगा क्योंकि मेल में पाया ही एक एक्स क्रोमोसोम जाता है, मेल का होता है क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स वाई, तो मेल में नहीं होगी ये बीमारी, ये केवल फीमेल के अंदर मिलेगी। एक एक्स गुणसूत्र की कमी जब फीमेल के अंदर या मादा के अंदर होगी, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। अब यहाँ क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की क्या हुई है कमी, गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर ही आए, क्योंकि यहाँ एक एक्स गुणसूत्र की कमी से बीमारी या फिर डिजीज क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये टॉप पॉइंट्स इसके अंदर मेनली याद रखने हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा था एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता को हमने बोला था असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी। अब यहाँ हो रहा है ना, एक क्रोमोसोम ज्यादा हुआ डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम क्या हुआ, कम हुआ, तो एक इसके अंदर आता है एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता के अंदर। अब ये तो नॉर्मली हमने बात की थी मनुष्य की, इसके अलावा क्या होता है, जो पौधे हैं उनके अंदर जनरली गुणसूत्रों का पूरा सेट ही अधिक हो जाता है। यहाँ तो एक क्रोमोसोम कम हुआ था, एक क्रोमोसोम ज्यादा, पूरा समूह, जैसे हमारे अंदर 23 जोड़ी पाए जा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सेट। तो एक सेट के अंदर कमी या अधिकता हो जाएगी, पौधों में होती है भी ये कंडीशन पाई जाती है पौधों में, इसे हम बोलते हैं बहुगुणिता। ऊपर हमने टर्म पढ़ी थी असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी। अब जो टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है बहुगुणिता। बहुगुणिता को हम बोल सकते हैं पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर तो क्या हुआ था, एक या एन्यूप्लॉइडी के अंदर हुआ था एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक
गुणसूत्र की कमी या अधिकता, गुणसूत्र की कमी या हुई थी अधिकता, उस कंडीशन को हमने बोला एनिप्लॉयडी, या फिर बोला था बहु वो ऐसोगुणिता। बहुगुणिता के अंदर क्या होगा कि गुणसूत्र के पूरे सेट या समुच्चय का अधिक हो जाना। जब किसी जीव के अंदर गुणसूत्र का पूरा सेट, सेट को हिंदी में हम बोल सकते हैं समुच्चय, जब किसी जीव में गुणसूत्र का पूरा सेट या समुच्चय परिवर्तित होगा, अधिक या कम दोनों बोल सकते हैं, गुणसूत्र का पूरे सेट या समुच्चय का कम या अधिक हो जाना, इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुगुणिता। और बहुगुणिता जनरली दिखाई देती है हमको पौधों में, असुगुणिता जनरली दिखाई दे रही थी हमको मनुष्य में, ये दिखाई देती है जनरली हमको मनुष्य में या जंतुओं में। जबकि जो पॉलीप्लॉइडी है, सेट या समुच्चय कमी या अधिक किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर। सेट का मतलब है जैसे हमारे अंदर पाए जा रहे हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, टोटल कितने पाए जा रहे हैं? 46 क्रोमोसोम। तो याद पूरे का पूरा सेट, जैसे 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अंदर, 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अंदर कमी या अधिकता हुई, पूरे दो गुणसूत्र कम हो गए, दो अधिक हो गए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। ये सिंपल सा समझने के लिए मैन इसके अंदर रीजन वो याद रखना है। असुगुणिता के अंदर तो गुणसूत्र एक या एक से अधिक गुणसूत्र में कमी या अधिकता होगी, वहाँ केवल एक गुणसूत्र के अंदर कमी या अधिकता होती है। और यहाँ बहुगुणिता के अंदर एक सेट या समूह, गुणसूत्र के समूह के अंदर या समुच्चय के अंदर चेंज आता है, परिवर्तन आता है। अब बहुगुणिता में इनके भी हम कुछ आगे टाइप्स बोल सकते हैं। ये दोनों टाइप, एक एनिप्लॉइडी थी, एक पॉलीप्लॉइडी थी। अब मनुष्य के अंदर यदि सामान्य गुणसूत्र की संख्या से एक जोड़ी गुणसूत्र अधिक हो जाए, यानी ह्यूमन में या मनुष्य में जो सामान्य गुणसूत्र हैं उनसे एक जोड़ी गुणसूत्र का अधिक हो जाना, एक जोड़ी गुणसूत्र का अधिक हो जाना। मनुष्य में जब एक जोड़ी सामान्य गुणसूत्रों की संख्या से एक जोड़ी गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं द्विअधिसूत्रता। द्विअधिसूत्रता, टेट्रासोमी। ये टाइप्स हैं ये पॉलीप्लॉइडी के। ह्यूमन के अंदर यदि जनरली ये मिलती है पौधों में, लेकिन कभी कभी ये मनुष्य के अंदर भी मिलेगी। और जब ह्यूमन के अंदर एक जोड़ी क्रोमोसोम अधिक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन को हम दिखाते हैं 2n+2। 2n+2 का मतलब है उस पर्सन के अंदर टेट्रासोमी अधिक है। अभी नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन के अंदर सामान्य क्रोमोसोम क्या है? 2n। इसमें क्या हो रहा है? एक जोड़ी क्रोमोसोम अधिक हो रहे हैं, तो इसको हमने दिखा दिया 2n+2। और इस कंडीशन को द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है? मनुष्य के अंदर, खत्म हो गया एकला। हाँ क्या कह रहा है? मैं चल जाऊंगा। माइक किसका ओपन है? क्या है सर? बेपेंट तो मोटा चला। मनीष, माइक को ऑफ करो। तो मनुष्य के अंदर सामान्य जो गुणसूत्र है 2n है, 2n बराबर 46। एक जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम अधिक हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर, तो उसे द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी कहते हैं, दिखाते हैं 2n+2 से। यदि ह्यूमन के अंदर एक जोड़ी गुणसूत्र कम हो जाए, इसी का जस्ट अपोजिट, सामान्य गुणसूत्रों से एक जोड़ी
गुणसूत्रों का कम हो जाना। यदि ह्यूमन में सामान्य गुणसूत्रों से एक जोड़ी गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून का मतलब है दो कम हुए, एक जोड़ी का मतलब क्या, दो कम हुए, दो की कमी हुई, इसलिए इसको हमने बोला द्विन्यून सूत्रता। नली सौम्य, नली सौम्य, इस कंडीशन को बोला जाएगा द्विन्यून सूत्रता या नली सौम्य। इसको हम दिखाएंगे 2n-2 से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस काम में लेते हैं, 2n-2। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2n-2 से। 2n+2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम टेट्रासोमी को। यहाँ 2n क्रोमोसोम थे नॉर्मल, उनकी जगह एक जोड़ी गुणसूत्र अधिक हुए तो 2n+2 टेट्रासोमी को दिखाता है। एक जोड़ी गुणसूत्र कम होते हैं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, 2n-2। नॉर्मल हमारे अंदर क्रोमोसोम है 2n, द्विगुणित अवस्था में डिप्लॉयड कंडीशन में इनमें से दो कम हो गए, एक जोड़ी गुणसूत्र कम हुए, द्विन्यून सूत्रता या नलीसोमी के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं 2n-2 कहेंगे। अब दोनों ही जो कंडीशन है, दोनों ही अवस्था, चाहे गुणसूत्र अधिक हो या ज्यादा हो, इनके कारण मनुष्य में गंभीर बीमारियां होती है। दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य में गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करती है। चाहे क्रोमोसोम अधिक होंगे या ज्यादा होंगे, दोनों के कारण ही अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती हैं। ये यहाँ पर हमको याद रखना है, पॉलीप्लॉइडी के टाइप है, द्विअधिसूत्रता, द्विन्यून सूत्रता। एक और टर्म इसके अंदर आती है, एक मोनोसोमी, एक न्यून सूत्रता। अब द्विअधिसूत्रता के अंदर तो क्या हो रहा था, एक जोड़ी क्रोमोसोम अधिक हो रहे थे, जबकि जो मोनोसोमी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, एक क्रोमोसोम यदि कम होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोसोमी। तो यहाँ जो टर्म्स याद रखनी है हमको, एक असुगुणिता एनीप्लॉयडी, एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता होने को बोलते हैं एनीप्लॉयडी। गुणसूत्र के पूरे सेट या समूह का कम या अधिक हो जाना बहुगुणिता या पॉलीप्लॉयडी कहलाता है। पौधों में जनरली ये पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर कम मिलेगी। अब ह्यूमन में यदि एक सामान्य जो क्रोमोसोम हमारे अंदर है 2n, इसकी जगह पर एक जोड़ी गुणसूत्र अधिक हो जाए, यानी कंडीशन हो जाए 2n+2, तो इसको बोलेंगे द्विअधिसूत्रता। दो बढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए हिंदी में बोला द्विअधिसूत्रता और टेट्रासोमी। एक जोड़ी गुणसूत्र कम हो जाएंगे, दो कम हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे द्विन्यून सूत्रता, नलीसोमी। रिप्रेजेंट करेंगे इसको 2n-2 से। तो कुछ कंडीशन होती है जो ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये जनरली पाई जाती है। इसके बाद जो डिजीज जो होगी गुणसूत्रीय विकार के अंदर, उसमें फर्स्ट डिजीज है, अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम। पहली जो डिजीज हमको इसके अंदर पढ़नी है वो कौन सी है, डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्रीय विकार में फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट डिजीज जो है उसका नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में हमको पढ़ना है। अब डाउन सिंड्रोम जो है, इसकी खोज करने वाले एक साइंटिस्ट थे, जॉन लैंगडॉन डाउन। पहले तो इसको डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया था, जॉन लैंगडॉन डाउन, इस वैज्ञानिक के द्वारा इस रोग की खोज की गई। इसलिए इनके नाम के आधार पर, डाउन आ रहा है ना ये नाम में लास्ट में, इसलिए सिंड्रोम को नाम दिया गया डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर मैंने बताया था, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, 21वें जोड़ी गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन हो जाते हैं। यानी इस रोग में क्या होता है, जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में 21वें जोड़ी गुणसूत्र, 21वें पेयर के जो क्रोमोसोम है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र नॉर्मल व्यक्ति के अंदर पाए जा रहे हैं दो, लेकिन यहाँ पर दो के स्थान पर क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। 21वें जोड़ी गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन हो जाते हैं। इसी को अपन बोल सकते हैं 21वें गुणसूत्रों का एकादी सूत्र, इस कंडीशन को।
2 की जगह पर 3 जो क्रोमोसोम हो रहे हैं 21वें जोड़ी, इसको हम बोल सकते हैं 21वें जोड़ी गुणसूत्रों का एकाधी सूत्रण। एकाधी सूत्रण का मतलब है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ गया उसके अंदर, एक गुणसूत्र उसके अंदर एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसलिए इसको हमने बोल दिया एकाधी सूत्रण, एक क्रोमोसोम का क्या हो जाना, अधिक हो जाना। इसी रोग को मंगोलाइड जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। इसी डिजीज का एक दूसरा नाम है मंगोलाइड जड़ बुद्धिता। अब ये नाम इसको क्यों दिया है, मंगोलाइड जड़ बुद्धिता के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक जाति होती है मंगोल। अफ्रीका जो है उसके अंदर पाई जाने वाली एक जाति है मंगोल जाति, और जिस पर्सन के अंदर ये सिंड्रोम होगा उसके लक्षण मंगोल जाति से मिलते हैं, मंगोल स्पीसीज से मिलते हैं। इसलिए इस डिजीज को क्या नाम दिया गया है, मंगोलाइड जड़ बुद्धिता। जड़ बुद्धिता जो वर्ड मतलब इसका मतलब होता है ब्रेन का सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो पाना। जिन व्यक्तियों में मानसिक विकास सही प्रकार से नहीं होता है उन्हें बोलते हैं हम जड़ बुद्धि। तो मंगोलाइड मंगोल जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति अविकसित होते हैं, इसलिए सिंड्रोम को मंगोलाइड जड़ बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या दिखाई देंगे, देखो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण दिखाई देते हैं। इसका पहला जो कैरेक्टर होगा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का, ये मंद बुद्धि होते हैं। फर्स्ट लक्षण इसका, जिस व्यक्ति में रोग होगा वो व्यक्ति मंद बुद्धि होगा, यानी उसके ब्रेन का सही प्रकार से क्या नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बुद्धि का सही प्रकार से विकास नहीं होगा। दूसरा कैरेक्टर, इनका जो मुख है हमेशा खुला रहता है, ये ज्यादातर समय अपने मुंह को खुला रखते हैं, जैसे नॉर्मली हम बंद करके रखते हैं लेकिन इनका मुख हमेशा नॉर्मली भी क्या रहेगा, खुला हुआ पाया जाएगा। इनकी गर्दन छोटी होती है। तीसरा कैरेक्टर, इनकी जो नेक वाला पार्ट है सामान्य व्यक्ति की तुलना में इनकी गर्दन जो है वो कैसी होगी, छोटी होगी। तीसरा कैरेक्टर इस रोग के अंदर दिखाई देता है। फोर्थ कैरेक्टर इसके अंदर, इनके दांत असामान्य होते हैं, इनके जो दांत होंगे वो असामान्य होंगे, यानी दांतों का आकार, कोई दांत छोटा होगा कोई दांत बड़ा होगा, असामान्य प्रकार के असामान्य आकार के दांत इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, इनके हाथ पैर छोटे व मोटे होते हैं, इनके हाथ और पैर जो पाए जा रहे हैं वो छोटे होंगे और मोटे होंगे, नॉर्मल पर्सन की तुलना में छोटे होंगे और साइज में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। अगला जो कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देता है इससे ग्रसित व्यक्ति में, इनका कद छोटा होता है और जननांग अविकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम डिजीज मिलेगी उनका साइज छोटा होगा, कद छोटा होगा और जनन अंगों का सही प्रकार से उनका विकास नहीं होगा, जनन अंग सही प्रकार से डेवलप नहीं होते हैं, जनन अंगों का सही तरह से उनके विकास नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देता है, सेवंथ कैरेक्टर, मंगोलाइड जड़ बुद्धिता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, इनके हृदय में जन्म से दोष उपस्थित होता है, हृदय में जन्म से ही दोष उपस्थित, जन्म से दोष या कमी पाई जाती है, दोष या कमी उपस्थित होगी, यानी इनका जो हार्ट है वो भी सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है, हृदय में जन्मजात दोष इनके इन व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। एट कैरेक्टर जो इनके अंदर दिखाई देगा, इनके श्वसन तंत्र में भी संक्रमण पाया जाता है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसके अंदर इन्फेक्शन मिलेगा या संक्रमण इनके श्वसन तंत्र के अंदर पाया जाए। तो ये फर्स्ट डिजीज जो है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आती है, गुणसूत्रीय विकार के अंदर आती है,
डाउन सिंड्रोम। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है इसमें जॉन लैंगडॉन डाउन। डाउन इस साइंटिस्ट के नाम के बेस पर ही इसको सिंड्रोम को नाम दिया है डाउन सिंड्रोम। होती कब है? जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं। नॉर्मल जो पर्सन है उसमें 21वें जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं 2, लेकिन इस बीमारी में 21वें जोड़ी गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाएंगे, तो ये डाउन सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा। इसे हम 21वें जोड़ी गुणसूत्रों का एकादी सूत्रण भी कहते हैं। एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है इसलिए इसको ये नाम दिया है।